ईरान अमेरिका की आंख का काटा, इजराइल का कट्टर दुश्मन, विध्वंसक मिसाइलों का मालिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। इस ईरान को एटम बम निर्माण की ऐसी खौफनाक जिद लगी कि पूरे देश का अस्तित्व जो है वो खतरे में आ गया। इसके बावजूद वो दुनिया की किसी भी ताकत के सामने झुक नहीं रहा, अपने टारगेट से डिगा नहीं। पिछले कुछ दिनों से ईरान लगातार चर्चा में है। ईरान में हिंसा हो रही है, इसका कारण महंगाई बताया जा रहा है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया ये कहती है कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ में अमेरिका और इजराइल के खुफिया एजेंट भी छिपे हैं, वही हिंसा को भड़का रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ऐसा ईरान के खिलाफ क्यों? क्या इसलिए कि ईरान इस्लामिक देशों का सेनापति बनना चाहता है? क्या इसलिए कि वो अपनी मिलिट्री पावर के दम पर अमेरिका और पश्चिमी दुनिया को दबाव में रखना चाहता है? या फिर तेल, गैस और जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन का फायदा उठाना चाहता है? अमेरिका क्यों ईरान पर सीसीटीवी लगाकर बैठा है? क्यों ईरान के हर कदम की वो निगरानी करता है? ईरान में पत्ता भी खड़के तो अमेरिका एक्टिव हो जा रहा है। ईरान आखिर अमेरिका के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अमेरिका और इजराइल क्यों ईरान के पीछे पड़े हैं? रूस, चीन जैसे देश क्यों ईरान के साथ खड़े हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि ईरान का अंजाम क्या होगा? अयातुल्लाह खामनेई बचेंगे या जाएंगे? क्या ईरान में फिर से शाह पहलवी की सत्ता लौटेगी? ईरान के बनने बिगड़ने से दुनिया पर फर्क क्या पड़ेगा? यह केवल तेल, गैस पर कब्जे की लड़ाई है या फिर इसके पीछे कोई और भी बड़ी वजह है? आज हर सवाल का जवाब हमारे खास पेशकश अयातुल्लाह खामनेई में। पाकिस्तान का परमाणु बम बन गया, लेकिन ईरान के परमाणु बम से दिक्कत है। मध्य पूर्व के अरब देशों से प्यार है, ईरान से नफरत क्यों है? पाकिस्तान का सैनिक तानाशाह चलेगा, ईरान में खामनेई से लोकतंत्र को खतरा हो जाएगा। अफगानिस्तान के तालिबान मंजूर है, ईरान के अयातुल्लाह से इंकार क्यों है? इस्लामिक देशों के सेनापति बनने पर पाकिस्तान को आजादी, ईरान पर पाबंदी क्यों? समूचे मिडिल ईस्ट में शरिया ठीक है, ईरान का इस्लामिक शासन क्यों खराब है? आतंकी होमलैंड पाकिस्तान से दोस्ती, शिया इस्लाम के हेडक्वार्टर पर हमला क्यों? दुनिया के परमाणु बम सुरक्षित, ईरान के परमाणु बम असुरक्षित क्यों? अरब देशों में औरत का पर्दा लिबरल है, ईरान की चादर इस्लामिक कट्टरता है। नॉर्थ कोरिया के रॉकेटमैन से दोस्ती, ईरान के खमेनेई से दुश्मनी क्यों? दस बड़े सवालों का एक ही जवाब है, अयातुल्लाह अली हुसैनी खमेनेई। ईरान की सत्ता के सुप्रीम कमांडर,
नाम में आयतुल्लाह पदवी है शिया इस्लाम में उच्च धार्मिक विद्वानों को दी जाती है। ऐसे व्यक्ति इस्लामी कानून और धर्म के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। आयतुल्लाह शब्द का अर्थ है ईश्वर का संकेत। अली अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है उच्च, महान या सबसे अच्छा। इस्लाम के चौथे खलीफा और पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई का नाम अली था, इसलिए इसे सम्मानित मानते हैं। हुसैनी हुसैन से संबंधित है, जिसका मतलब है कि व्यक्ति का वंश या आध्यात्मिक संबंध इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नाती से है। शिया परंपरा में यह बहुत सम्मानजनक है। खमेनेई फारसी शब्द है, एक वंश या भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा है, जो बताता है कि टाइटल लगाने वाले का रिश्ता खामेन नाम के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। शिया मजहब में जो होता है कि रिलीजियस लीडर जो होते हैं वो यूनाइट होते हैं। हम लोग 12 इमामों को मानते हैं जो हमारे इमाम होते हैं, और 12वें इमाम हमारे जिंदा हैं, गैबत में हैं। जब वो गैबत में और जिंदा हैं तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो तमाम शिया धर्म गुरु हैं, उनका वो हेड होता है। तो आयतुल्लाह खामेनाई न सिर्फ ईरान के पॉलिटिकल लीडर हैं बल्कि सर्वोच्च धर्म गुरु हैं पूरी दुनिया में शियों के। एक इराक में आयतुल्लाह सिस्तानी, एक आयतुल्लाह खामेनाई ईरान में है। ये जान लें कि पूरी दुनिया में इस वक्त करोड़ों लोग ऐसे हैं ईरान से बाहर जो आयतुल्लाह खामेनाई के आशिक हैं। मीडिया तो उछल उछल के खुश होकर कह रहा था कि मस्जिदें जलाई जा रही है और बाबरी मस्जिद को क्यों रो रहे हो, मस्जिद देखो जला दी गई, वहाँ हिजाब को क्यों रो रहे वहाँ, तो वही मामला उलट गया वहाँ पर। इसी की वजह से अमेरिका की हार वहाँ हुई और वहाँ की पब्लिक की जीत हुई और वहाँ के इस्लाम धर्म की वहाँ की जीत। जो लोगों का मिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स काम नहीं कर सकते, वो इनके ज़बान से निकलने वाला एक फतवा पूरी कौमों के हालात को बदल देता है। और हमारे यहाँ जुमे का इमाम या मस्जिद का मुल्ला या हर ऐरा गैरा फतवा नहीं दे सकता है। हमारे यहाँ फतवा होली प्लेसेस नजफ़ से, इराक़ से, या होली सिटी ऑफ कुम ईरान से महाराजा किराम दे सकते हैं। इसके अलावा हर एक को अथॉरिटी नहीं है। ईरान के सबसे ताकतवर इंसान बनने का सफर हौजा से शुरू होता है। यहाँ वर्षों तक कुरान, हदीस, फिक्र, इस्लामी कानून और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करना पड़ता है। तब कोई इंसान बनता है हुज्जतुल इस्लाम, उसके बाद आयतुल्लाह, इसके बाद ग्रैंड आयतुल्लाह, फिर आता है सुप्रीम कमांडर, फिर आता है सुप्रीम लीडर। लेकिन शुरुआत से सुप्रीम तक पहुंचने में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, वो है मर्जाए तकलीद, जिसका मतलब है कि बड़ी तादाद में ऐसे लोग उस व्यक्ति पर विश्वास करें, उसकी राय मानें। आयतुल्लाह अली हुसैनी खमेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जिन्हें रहबर भी कहा जाता है। ये कैसे बनते हैं और कैसे हटते हैं, इसके बारे में आपको बताएं। इससे पहले ईरान की सत्ता के बारे में कुछ बुनियादी बातें जाननी जरूरी है। ईरान में दो तरह का सिस्टम है। एक थियोलॉजिकल, जिसके प्रमुख सुप्रीम कमांडर हैं, मतलब आयतुल्लाह अली हुसैनी खमेनेई। इनको बनाने, हटाने और मॉनिटर करने का जिम्मा असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स पर है। दूसरा सिस्टम है डेमोक्रेसी, जिसके प्रमुख राष्ट्रपति हैं, यानी मसूद पेजेश्कियन। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता करती है। राष्ट्रपति और सुप्रीम कमांडर के बीच गार्जियन काउंसिल, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, न्यायपालिका और सेना काम करती है। सुप्रीम लीडर का सेना, न्यायपालिका, गार्जियन काउंसिल और राष्ट्रपति पर सीधा नियंत्रण रहता है। गार्जियन काउंसिल 12 सदस्य होते हैं। 6 धार्मिक गुरु होते हैं जिन्हें सुप्रीम लीडर ही चुनते हैं। 6 जज होते हैं जिन्हें संसद चुनती है। गार्जियन काउंसिल चुनावों की निगरानी करती है। देश की संसद में बनाए गए कानून इस्लाम के मुताबिक हो, इसकी जिम्मेदारी भी गार्जियन काउंसिल पर होती है। सांसद का चुनाव कौन लड़ेगा, इसका टिकट भी गार्जियन काउंसिल ही देती है।
असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में 88 सदस्य होते हैं। इनका चुनाव हर 6 साल में देश की जनता करती है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ही सुप्रीम लीडर का भी चुनाव करती है। राष्ट्रपति प्रशासनिक प्रमुख होता है, लेकिन सुप्रीम लीडर की स्वीकृति के साथ ही काम करता है। सुप्रीम लीडर या रहबर की बात पत्थर की लकीर होती है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिस्टम पर उनका कंट्रोल है। केवल ईरान ही नहीं, दुनिया के बाहर रहने वाले शियाओं पर भी उनकी कई धार्मिक और नैतिक बातें कानून की तरह ही लागू होती हैं। ما اگر می‌خواستیم سلاح هسته‌ای درست کنیم آمریکا نمی‌توانست جلو ما رو بگیره. रहबर के फतवों को सलाह नहीं, आदेश का दर्जा दिया जाता है। देखिए, आयतुल्ला जो हैं वो फतवे जो देते हैं वो तमाम शिया कौम जो पूरी दुनिया में रहने वाली हैं उनके लिए वो बाइंडिंग होते हैं कि वो फॉलो करें। फतवे का मतलब होता है कि जब जिंदगी जीना है तो क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एथिक्स, मोरालिटी, ये सब चीज जो एक सर्वोच्च जगह से आती है ताकि आपके दरमियान आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो फतवे का मुराद ये होता है कि इस्लामिक लॉज जो इंसान की जिंदगी जीने के लिए जरूरी हैं उन्हें फतवा कहा जाता है, और फतवे का मतलब भी यही होता है। फतवे का मतलब पॉलिटिकल नहीं होता है जिस तरीके से मीडिया उसको प्रोजेक्ट करना चाहता है। पूरी दुनिया में इनके अपने जो जिम्मेदार अफराद हैं वो जाते हैं, जाने के बाद पीस का पैगाम देते हैं और मोहब्बत, भाईचारे का, इंसानियत का पैगाम देते हैं और लोगों को जोड़ते हैं ताकि वो इंसानियत के लिए काम कर सकें। उनकी एक अपनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है और हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं और जालिमों की मजम्मत करते हैं। और ये इसी वजह से आयतुल्ला खामनेई और आयतुल्ला सुप्रीम लीडर को आयतुल्ला को इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए ये जो निज़ाम है मरजइयत है आयतुल्ला वाला, दुश्मन ने अरबों रुपए लगाए हैं, खरबों रुपए लगाए हैं, परसों से काम कर रहा है और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ कायम की हैं ताकि इसके ऊपर काम करके इस मरजइयत आयतुल्ला वाली ताकत को ख़त्म किया जा सके। आज तक दुनिया में वो लोग कामयाब नहीं हुए। 2700 ईसा पूर्व से ईरान में सभ्यता का विकास हुआ। शुरुआत होती है एलामाइट सभ्यता से, उसके बाद मीड साम्राज्य, इसके बाद अकमेनिड राज्य जो ग्रीस से सिंधु नदी तक पहुंचा। साइरस महान इसी वंश का शासक था, धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध था। 330 ईसा पूर्व सिकंदर महान का आक्रमण हुआ। इसके बाद पार्थियन साम्राज्य की स्थापना हुई। फिर आया ईरान का स्वर्ण युग जिसे ससानी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तब यहां पर धर्म था जरथुष्ट्र। 651 में अरब विजय के साथ इस्लाम का आगमन हुआ। फारसी और इस्लामी कल्चर का मेल हुआ। इसके बाद के 900 साल में अब्बासी खलीफा, जिनका हेडक्वार्टर बगदाद था, लेकिन पूरी दुनिया के इस्लामिक शासकों में उनके धार्मिक प्रमाण पत्र की मान्यता थी। सेल्जुक तुर्क और मंगोल आक्रमणकारियों का फारस संस्कृत पर असर पड़ा। 1501 से सफवी साम्राज्य की शुरुआत हुई। इसी समय ईरान में शिया मत को राज्य धर्म घोषित किया गया। रेशम व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों का कंट्रोल ईरान की पॉलिटिकल पॉलिसी का हिस्सा बना। बीसवीं शताब्दी में काजार और पहलवी राजवंश आया। पहलवी राजवंश ने 1925 से 1979 तक शासन किया। इसके समय में ईरान के आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई। अमेरिका और पश्चिमी दुनिया का प्रभाव बढ़ा। 1979 में आयतुल्ला खुमैनी ने एक बार फिर इस्लामी गणराज्य की स्थापना की। इसके बाद 8 साल तक ईरान और इराक का युद्ध हुआ। भारी तबाही हुई।
1989 में अयतुल्ला अली हुसैनी खमेनेई ईरान के सुप्रीम कमांडर बने। चक्र पूरा हुआ और सत्ता एक बार फिर शरिया के शासन में आ गई। जहाँ तक के तालिबान है, तालिबान लोग ने पूरी तरीके से फतवे को अपने मकसद और अपने मतलब के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं। चाहे ये मौलवी मुल्ला लोग हों, चाहे कठमुल्ला लोग हों, ये अपने ज़रूरत के हिसाब से फतवा देते हैं। और हमारे यहाँ जो मराजे है, जो फ़िक़े जाफ़री का मानने वाला है, जो 12 इमामों का मानने वाला है, जो इमाम ज़माना की ग़ैबत में इस वक्त मरजा है, वो फतवा देता है तो उसके फतवे को पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है और उसके फतवे के ऊपर अमल किया जाता है। आपने देखा कि ईरानी अवाम एक हुक्म के ऊपर अयतुल्ला ख़ामेनी साहब के हर शख्स, बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, सब घरों से निकाला है लाखों, और इजराइल और अमेरिका की साजिश को पूरी तरीके से बेनकाब करके डाल दिया। और हमारे क्या जो फतवे दिए जाते हैं उनमें आप देखें ज़रा सा भी इख्तिलाफ नहीं होता है। हमारे क्या है कि आप इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के अंदर आपको किस तरीके से है, वहाँ का निज़ाम क्या है हमारे इंडिया का, उसके अंदर में देते हैं। हमारे क्या कभी भी कोई फतवा ऐसा नहीं दिया जाता है कि जिससे कोई कंट्रोवर्सी हो, कोई इख्तिलाफ हो और कोई मुल्क के खिलाफ या किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बात की जाए। ईसाई और इस्लाम की धार्मिक सांस्कृतिक फॉल्ट लाइन बहुत पुरानी है। इनके युद्ध के मैदान भी बहुत पुराने हैं। एक बड़े लेखक हैं सैमुअल पी हटिंगटन। उनकी किताब है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। उसमें उनकी थीसिस है कि अब दुनिया में बड़े युद्ध नहीं होंगे। सभ्यता के विकास के साथ जो फॉल्ट लाइन विकसित हुई थी, उन्हीं पर लो इंटेंसिटी वाले क्लैश होंगे। इसका मतलब जो अलग अलग सांस्कृतिक पहचान वाले समुदाय हैं, वो अपने विरोधियों की वजह से लड़ते रहेंगे। अयातुल्ला का संघर्ष क्रिश्चियन और इस्लामिक सभ्यताओं के बीच चले आ रहे ऐतिहासिक विरोध की भी याद दिलाता है। ईरान में अयातुल्ला उसी सेंटिमेंट को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि वक्त के साथ क्रिश्चियन और मुस्लिम नागरिकों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। वो धर्म के अलावा अपने विकास और दूसरी प्राथमिकताओं को भी महत्व देते हैं। दुनिया जितनी करीब आ रही है, बदलाव उतना तेज गति से होता है। ईरान उसका अपवाद नहीं है। अयातुल्ला जिस कथित वेस्टर्न और मॉडर्न ईरान को बदलकर सत्ता में आए थे, वही ईरान मौका मिलते ही लौट कर आने की कोशिश करता है। इसीलिए ईरान में काबिज अयातुल्ला को बार बार चुनौती का भी सामना करना पड़ता है। 1979 से पहले ईरान में ऐसा क्या था जिसे इस्लामिक क्रांति से बदलने की जरूरत पड़ गई थी? कुछ तस्वीरें इसकी गवाही देती हैं। इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान में महिलाओं की तस्वीरें जिंदगी के हर क्षेत्र में उनकी जो तस्वीर पेश करती हैं, उससे लगता है कि ईरान पश्चिमी दुनिया के रास्ते पर था। लड़कियों के ड्रेस कोड नहीं थे, पर्दे का दबाव नहीं था। पहलवी राजवंश के कुछ वीडियो दिखाते हैं कि ईरान की पिक्चर यूरोप, अमेरिका जैसी ही थी। ईरान दूसरा मुस्लिम राज्य था जिसने इजराइल को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। इजराइल और ईरान के बीच तेल पाइपलाइन बिछाई गई थी। लेकिन इन सब कदमों के प्रति कहीं ना कहीं कोई असहमति जरूर थी। तभी तो विदेश में रहकर भी धार्मिक गुरु रुहुल्लाह खुमैनी ने ईरान में धार्मिक क्रांति कर दी। पहलवी राजवंश का तख्ता पलट दिया। उन्हें ईरान छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। इसके बाद दो तस्वीरें ईरान में एक नैरेटिव का निर्माण करती हैं। पहलवी राजवंश के राजमहल की संपन्नता और अयातुल्लाह खमैनी के घर की सादगी।
शरिया को लोकोपयोगी और राजवंश को प्राइवेट संपन्नता का प्रतीक बनाया गया। ईरान में शरिया का एक नया हाइब्रिड चेहरा पेश किया गया जो वेस्टर्न मॉडर्निटी, डेमोक्रेसी, लिबरल और सेकुलर आइडियोलॉजी के बीच अपनी जगह का निर्माण करता है। शरिया के शासन को अफगानी तालिबान से अलग करता है। अगर हम तालिबान की बात कर रहे होते हैं तो तालिबान एक ऐसी कंट्री है जहां पर ईरान में जब 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तो इमाम खुमैनी ने एक रेफरेंडम किया और 1979 में लोगों से पूछा कि क्या आप इस्लामिक गवर्नमेंट चाहते हैं कि नहीं, और ईरान में जो है 95% लोगों ने कहा कि हमें इस्लामिक गवर्नमेंट ईरान में चाहिए। तो ईरान में इस्लामिक गवर्नमेंट बनने से पहले लोगों की राय ली गई, लोगों का रेफरेंडम किया गया, फिर इस्लामिक गवर्नमेंट बनाई गई। तालिबान में ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक खास गिरोह आता है पूरे मुल्क पर वो कब्जा कर लेता है। ईरान में पहले क्रांति आती है फिर हुकूमत बनती है। तो तालिबान से ईरान बहुत अलग है क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन है। दूसरी चीज, ईरान में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि ईरान की आवाम वोट देती है, प्रेसिडेंट चुनती है, एक उनकी रिलीजियस गवर्नमेंट है और उसके नीचे एक एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट कंप्लीटली प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। तो ईरान में इस्लामिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी का एक कॉम्बिनेशन है जो ईरान में, तालिबान में ऐसी कोई चीज नहीं है। अच्छा, जहां तक हुक्म और फतवे की बात होती है कि ईरान के जो आयतुल्ला हैं या आयतुल्ला सिस्तानी हैं, खुद पूरी दुनिया के शिया उनको अपना लीडर मानते हैं, इसलिए उनका हुक्म उन पर लागू होता है और उनको फॉलो करना होता है। ईरान में पहलवी राजवंश के राजकुमार रजा पहलवी और राजवंश की सत्ता मिटाने वाले धार्मिक गुरु अयतुल्ला खमेनेई के बीच विरोध की रेखा देखी जा रही है। विरोध प्रदर्शन में शामिल लड़की अयतुल्ला की तस्वीर जलाकर उसकी आग से सिगरेट जला रही है। वहीं दूसरी ओर अयतुल्ला के समर्थक राजा और वेस्टर्न लीडर्स की तस्वीरें जलाकर उससे सिगरेट जला रहे हैं। जहां एक तरफ दावा है कि ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर गोली मार रही हैं, वहीं दूसरी तरफ से दावा है कि इजराइल और अमेरिका के सीक्रेट एजेंट्स प्रदर्शनकारियों को मार रहे हैं ताकि ईरान की सरकार को बदनाम कर सके। दावों के बीच कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें मुर्दा घरों में लाशों के ढेर लगे हैं। पोस्टमार्टम करने वालों के बयान प्रचलित किए गए हैं जिसमें वो मरने वालों के साथ हुई बर्बरता की बात बताते देखे जाते हैं। सवाल ये है कि ईरान में हिंसा के पीछे खमेनेई को हटाने की इच्छा है या पहलवी शासन को वापस लाने की कोशिश है या फिर इस सब के पीछे अमेरिका और इजराइल का प्लान है। विरोध प्रदर्शन जैसा कहा गया वो मोसाद ने खुद अपने ट्वीट करके ऐलान किया था कि हमारी तरफ से हो रहा है, और ट्रंप ने भी कहा था कि वो लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग हमारे लोग हैं। तो फिर डेफिनेटली बात ये है कि अमेरिका और इजराइल जो चाहता था वो ये चाहता था कि ईरान के अंदर जो पीस है, ईरान में अमन और शांति है, उसको खत्म कर दे, उसको भंग कर दे ताकि ईरान के अंदर आपस में लड़ाई हो, फिर ईरान के ऊपर हमला किया जा सके। यूएसए की कोशिश ये है कि ईरान में तख्ता पलट हो, और अगर तख्ता पलट होगा तो ईरान की जो नई सरकार बनेगी, जो भी नई सरकार होगी, वो जाहिर है कि प्रो यूएस होगी। और इससे पहले जो है अरब पॉलिटिक्स में भी देखा जाए, चाहे सऊदी अरेबिया हो, कतार हो, ओमान हो, बाकी सारे देश ज़्यादातर उनकी इजराइल से संबंध पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं। ज़्यादातर जो एंटी इजराइल ग्रुप हैं जैसे हमास, हिजबुल्ला या हाउथीज, वो ज़्यादातर ईरान के सपोर्टर्स रहे हैं या ईरान के क्रिएशन रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ईरान में तख्ता पलट से इजराइल को भी फायदा होगा। वैसे ईरान की सड़कों पर भी ऐसे सरकारी सिपाही घूमते हैं जो लोगों को धार्मिक और नैतिक मीटर से नापते हैं।
नियम के खिलाफ होने पर सजा दी। 2022-23 में महसा अमीनी आंदोलन हुआ, जिसमें अनिवार्य हिजाब के नियम पर सुप्रीम लीडर के खिलाफ विरोध हुआ। तो 2024-25 में एक बार फिर धार्मिक नियंत्रण और दमन के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। तो 2025-26 में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, लेकिन साथ में निशाने पर धार्मिक सत्ता भी। हालांकि पूरी कोशिश यही हुई कि विरोध राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली सरकार से। रहबर के लिए ईरानियों का इश्क बरकरार है, लेकिन पहले भी जब ईरान इराक युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद 1999 में सलाम नाम के अखबार को बंद करने पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए। तो 2009 के राष्ट्रपति चुनाव में वोट की धांधली का आरोप लगा। वेयर इज माई वोट का नारा लगा। सुप्रीम लीडर और चुनाव तंत्र के खिलाफ प्रदर्शन हुए। नाम दिया गया ग्रीन मूवमेंट। तो 2017-18 में सुप्रीम लीडर की नीतियों के खिलाफ आर्थिक विरोध हुआ था। क्लरिकल शासन गिरे जैसे नारे लगाए गए। तो 2019 में तेल के दाम करीब 50% बढ़े तो प्रदर्शन हुआ। निशाने पर एक बार फिर अयतुल्लाह का शासन और सुरक्षा तंत्र। लेकिन हर बार इस विरोध को शासन की नीतियों के खिलाफ विरोध बताया गया। अयतुल्लाह को सेफ रखा गया। अब सवाल ये है कि ईरान में विरोध की वजह अयतुल्लाह की नीतियां हैं या फिर विदेशी ताकतें ईरान को अस्थिर करने के लिए समय समय पर ऐसे विरोध प्रदर्शनों को प्रायोजित करती हैं। जब 1978 में शाह पहलवी को हटाया गया था, जो रेवोल्यूशन हुई थी, उस रेवोल्यूशन के पीछे अयतुल्लाह खमेनी जो उस टाइम पर पेरिस में थे, उनका हाथ था। तो उन्होंने जो है ईरान में जो एजिटेशन हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे, एक मूवमेंट शुरू हुई थी, पीपल्स मूवमेंट, जिसकी वजह से रजा पहलवी को ईरान छोड़ करके जाना पड़ा था ये, और अयतुल्लाह खमेनी वहां पर आए थे। तो तभी से अयतुल्लाह खमेनी, हालांकि वो उससे पहले एंटी वेस्ट थे या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन तभी से अयतुल्लाह खमेनी को एंटी वेस्ट और एंटी यूएसए माना जाता है। और उसके बाद से अगर आपको याद हो, क्योंकि रजा पहलवी को माना जाता था कि वो अमेरिका के सपोर्टर रहे हैं या अमेरिका की वजह से वो पद पर बने हुए थे, तो उनके जाने के बाद से अमेरिकन एम्बेसी में एक जो होस्टेज सिचुएशन बनाई गई थी कि अयतुल्लाह खमेनी के रेवोल्यूशनरी गार्ड के स्टूडेंट्स ने वहां पर घेराव किया था, और उस अमेरिकन एम्बेसी में लोग जो फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से भी ज्यादा अंदर बंद रहे थे। तभी से अयतुल्लाह खमेनी को एंटी यूएस माना जाता है। जब 10वीं शताब्दी में पोप ने यरूशलेम को मुसलमानों से छीनने के लिए क्रूसेड की शुरुआत की, तो उस दौर में उसे धर्मयुद्ध कहा गया। उसे पोप ने पापों से मुक्ति का रास्ता बताया। इसके नाम पर उस दौर में जमकर चंदा इकट्ठा किया गया। वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक शक्तियां पॉलिटिकल पावर के नेतृत्व की लड़ाई लड़ रही थीं। इस्लामी खलीफा कमजोर हो चुके थे। हालांकि यरूशलेम के इर्द गिर्द कब्जे की लड़ाई आज तक किसी निर्णायक अंजाम पर नहीं पहुंच पाई। दुनिया का सबसे बड़ा हिंसक विवाद इसी कब्जे के लिए हर रोज जारी है। इसे आप फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई के नाम से जानते हैं, जिसमें इजरायली यहूदी हैं, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर क्रिश्चियन देश उनके साथ हैं। वहीं उनके खिलाफ ईरान है, जो ये कोशिश कर रहा कि इस्लाम के नाम पर दुनिया को एकजुट कर दिया जाए।
हालांकि अब इसमें पेट्रोल और गैस पर कब्जे की लड़ाई ने इसे एक नया पहलू जोड़ दिया है। ईरान हमेशा हिंसा या प्रतिरोध की वजह से चर्चा में रहता है। ईरान से जुड़े समाचार में बड़ा हिस्सा ऐसी न्यूज का होता है जिसमें अमेरिका, इजराइल मेजर प्लेयर होते हैं। ईरान पश्चिमी एशिया और मध्य पूर्व के केंद्र में है। इसके एक तरफ कैस्पियन सी है तो दूसरी तरफ पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान है। गल्फ ऑफ ओमान और फारस की खाड़ी को जो रास्ता जोड़ता है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। इसके उत्तर में ईरान, दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात। हार्मूज स्ट्रेट से दुनिया की दैनिक तेल सप्लाई का 20 से 31% हिस्सा निकलता है। रोज करीब 17 से 20 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल समुद्र के रास्ते दुनिया के कई देशों में पहुंचता है। दुनिया के लिक्विड नेचुरल गैस का 20 से 22% हिस्सा भी हार्मूज स्ट्रेट से विदेश जाता है। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे ऊर्जा निर्भर देश इस जलमार्ग पर अत्यधिक निर्भर है। भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए तो इसे उसकी एनर्जी बैकबोन कहा जाता है। इसे स्ट्रेटेजिकली चोक पॉइंट भी कहते हैं। पश्चिम एशिया की राजनीति का केंद्र बिंदु, विश्व की ऊर्जा रणनीति और डिप्लोमेसी का संवेदनशील स्पॉट है। ईरान एशिया, मध्य एशिया, कॉकेशस, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के बीच प्राकृतिक पुल है। यह उस व्यापार, पाइपलाइन नेटवर्क और सैन्य रणनीति को महत्वपूर्ण बनाता है जिसमें अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, इजराइल और अन्य देशों के बीच रणनीतिक तनाव की सबसे बड़ी वजह तैयार होती है। और यही वजह है कि बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा तैनात रहता है। जून 2025 में ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद करने का संकल्प पास कर दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका की रणनीति का बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम कंट्रोल से जुड़ा रहता है। वेनेजुएला और ग्रीनलैंड पर आक्रामक यूएस नीति, अरब देशों में अमेरिका का निर्णायक दखल इसका भौतिक सबूत है। इस स्थिति में ईरान के पास ऊर्जा अस्थिरता को जन्म देने वाले बम का रिमोट कंट्रोल है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। हार्मूज को बंद करने की सिर्फ धमकी भी तेल कीमतों को $10 से $20 प्रति बैरल तक बढ़ा सकती है। एनर्जी क्षेत्र में ईरान की इतनी स्ट्रेटेजिक स्थिति अमेरिका के हितों के खिलाफ है। तेल का व्यापार अमेरिकी डॉलर की हेल्थ का जरूरी हिस्सा है। इसीलिए अमेरिका दुनिया की ऊर्जा सप्लाई चेन पर मजबूत पकड़ रखना चाहता है। उसके आड़े एक ही चेहरा आता है और वो है अयतुल्लाह अली हुसैनी खामेनेई। क्या यही वजह है कि पश्चिमी दुनिया, अमेरिका और इजराइल को ईरान में अयतुल्लाह के रिजीम पसंद नहीं आती? क्या उसे अस्थिर करने के लिए ही ईरान में बार बार विरोध प्रदर्शन होते हैं या करवाए जाते हैं? ईरान कोई बहुत बड़ा मेजर प्लेयर नहीं है। ईरान ऑलरेडी ओफेक सैंक्शंस के अंदर है। कुछ कंट्रीज को ईरान सप्लाई करता है तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ऐसे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये वॉर वाली सिचुएशन होती है, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज इम्पैक्ट होते हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन पे उसका फ़र्क पड़ेगा। और क्योंकि इंडिया 80% प्लस ऑयल इंपोर्ट करता है तो अगर ऑयल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे भी आता है। ईरान का जो ऑयल रिच इकोनॉमी है और इसके अलावा जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज में जो कनेक्टिविटी पर उनका कंट्रोल रहा है पर्शियन गल्फ के थ्रू, तो ईरान का एक बहुत महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। और उस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में ईरान हमेशा से इजराइल के खिलाफ रहा है और ईरान वो वेस्टर्न मोनोपोलीज के खिलाफ रहा है। उनका तो अगर देखा जाए तो ऑयल का फैक्टर एक माना जाएगा कि वो कहते हैं कि ये अमेरिका ईरान को ऑयल कंट्रोल करना चाहता है
अमेरिका ईरान की कनेक्टिविटी को कंट्रोल करना चाहता है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन में उन्होंने इजरायली एम्बेसी बंद कर दिया था तेहरान में, उन्होंने फ़लस्तीन एम्बेसी खोल दिया था। उसी के वक्त में झगड़ा शुरू हो गया था, बिल्कुल ये जैसे एंटी ईरान इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है कि एंटी इस्लामिक भी है इसराइल में, और ईरान भी कहते ये तो हमारा दुश्मनी है इसराइल में, तो इसलिए दोनों को दुश्मनी हो गया था। इलाके में अमेरिका का सेनापति है इजराइल, जो कि अपने अस्तित्व और अमेरिका के एनर्जी इंटरेस्ट की रक्षा में बड़ी मिलिट्री ताकत। अगल बगल के बड़े अरब देश भी ईरान के दोस्त नहीं। वो शिया और सुन्नी के धार्मिक मतभेद में विभाजित बताए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ईरान की सत्ता 24 दांतों के बीच जीभ जैसी है। अयातुल्ला को जीभ पर लोहे का कवच कहा जाता है, जो ईसाई देशों के खिलाफ इस्लाम की धार्मिक श्रेष्ठता के लिए लड़ता है। मुसलमान को दबाने वाली शक्तियों को शिकस्त देने के लिए तैयार रहता है। उन तालीलगर नादान ईरान को अमेरिकी कठपुतली बनाने से बचाने के लिए हर कदम उठाता है। इसके लिए वो क्या क्या करता है, इसे समझने के लिए अगर हम इस इलाके का नक्शा देखें तो ईरान के तेवर पता चलते हैं। इजराइल के भीतर फिलिस्तीनी संगठन हमास, लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह गुरिल्ला, जॉर्डन में मौजूद कताइब हिजबुल्लाह, जॉर्डन में मौजूद इस्लामिक रेजिस्टेंस इन जॉर्डन, सीरिया में हिजबुल्लाह और पीएमएफ, इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक, बद्र ब्रिगेड, आईआरजीसी, कुद्दुस फोर्स, यमन में हूती। ईरान के फ्रंट कहे जाते हैं, जो ईरान की मदद से अमेरिका के खिलाफ और इस्लाम के पक्ष में लड़ने का दावा करते हैं। इस तरह से ईरान इस पूरे क्षेत्र में 2 बड़े पावर कॉरिडोर्स ऑपरेट करता है, जिन्हें शिया क्रिसेंट भी कहा जाता है। पहला है पश्चिमी कॉरिडोर, इराक, सीरिया, लेबनान, भूमध्य सागर, जिसमें वो हिजबुल्लाह और पीएमएफ के माध्यम से इजराइल पर रणनीतिक दबाव बनाता है। दूसरा पावर कॉरिडोर कहलाता है साउथ कॉरिडोर, जो कि यमन, लाल सागर का हिस्सा है। यहाँ हूती विद्रोहियों की मदद से बाब अल मंदेब जल मार्ग पर दबाव बनाया जाता है। इन दोनों मार्गों का उद्देश्य क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदलना, इजराइल और सऊदी अरब को घेरना तथा पश्चिमी हितों को चुनौती देना है। अरब मुल्क में इस जैसे सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान, सबको अमेरिकन राष्ट्रपति से बात किया था, उन्होंने अपील भी किया था ये युद्ध मत करना, क्योंकि अगर कोई युद्ध में यहाँ पर वस्तेश हो गया, आप ये समझ लो सारी अरब मुल्क की जीसीसी कंट्री सब परेशान हो जाएगी, डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी। इसलिए फिर भी हम लोग हाइपोथेटिकली कह रहे हैं ये रजीम बदल हो जाएगी। अगर रजीम बदल हो गया, अमेरिकन और इजरायली ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उनकी ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव है डिसइंटीग्रेशन ऑफ ईरान, यानी 5 देश बनाने के लिए, क्योंकि इजराइल हेजुमनी अरब मुल्क में रहना चाहिए। इजराइल आजकल कहते हमारी बॉर्डर है सिनाई पेनिनसुला इराक में अंदर, यानी फ्रॉम यूफ्रस टू नाइल। या मकसद ये सिनाई पेनिनसुला, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, पैलेस्टाइन, 1/3 ऑफ सऊदी अरेबिया और इराक। अगर ये इजराइल बनना चाहते हो, जैसे इजरायली लीडर में आजकल ऐसा कहते हैं, तो इसका मकसद ये है सारे अरब मुल्क तोड़ने के लिए तैयारी है। जल, जमीन और जंग के जरिए अयातुल्ला ने जो रणनीति कायम की है, उसे स्ट्रेटजिस्ट बहुत कामयाब मानते हैं। माना जाता है कि अगर ईरान से अयातुल्ला की सत्ता खत्म होती है, तो दुनिया में गैस, पेट्रोल कारोबार और इस्लामिक राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। वैसे हाल के दिनों में भारत और चीन दोनों ने इस क्षेत्र में अपनी पहुंच को मजबूत करने की कोशिश की है। ऐसे में अगर अमेरिका के कदम उनके खिलाफ जाते हैं या फिर ईरान में अयातुल्ला को हटाने से उनके हित प्रभावित होते हैं, तो रूस, चीन भी ईरान को मदद दे सकते हैं। तो क्या ये संभव है कि अयातुल्ला खमेनी किसी बड़े बदलाव की स्थिति में ईरान छोड़कर विदेश चले जाएं? ईरान में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत करने वाले अयतुल्ला खमेनी फ्रांस में रहते थे।
वहीं से उन्होंने पहलवी सत्ता को खदेड़ने वाले आंदोलन को जन्म दिया था। जो रेजिस्टेंस एक्सिस रही है, जिसको वेस्ट में एक्सिस ऑफ इविल भी बोलते हैं लोग, तो वो क्रम्बल होने के वो पूरी तरह से क्रम्बल हो जाएगी। और क्रम्बल हो जाएगी तो सऊदी लेड जो सुन्नी डोमिनेंस है वो पूरे अरब वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेट करेगा। और उसके साथ साथ जो एक इजराइल का एक छत्र राज जो कह सकते हैं कि पूरे अरब वर्ल्ड और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर हाल में जो जिस तरीके से ईरान के ऊपर अटैक करने की धमकी दी थी, उसमें सऊदी अरबिया ने एक अच्छा रोल अदा किया और इन सब सारी गल्फ कंट्रीज ने अपने एयर स्पेस को बिल्कुल मना कर दिया कि हम नहीं इस्तेमाल होने देंगे इसका। तो कहीं ना कहीं अब ये नज़र आ रहा है कि ईरान और सऊदी अरबिया और पाकिस्तान और टर्की में कहीं ना कहीं एक वर्किंग रिलेशन डेवलप हो रहा है, ताकि भविष्य में वो अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। और यहीं से ये अमेरिका का उस रीजन में डाउनफॉल शुरू हो रहा है और अमेरिका इसको इस वक्त पोस्टपोन किए हुए है ये अटैक। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आने वाले कल में अमेरिका इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, एक बड़ा अटैक की प्लानिंग करेगा। रिजीम चेंज बाय फोर्स, अगर अमेरिकन बाय फोर्स यूज़ कर रहा है और बाकी टेरिटरी भी आगे से बम्बार्डमेंट शुरू कर रहा है इसराइल के साथ में, शायद उन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन नोबडी विल लीव ईरान, ऑल ऑफ देम आर इरानियन एंड दे विल नॉट लीव ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला की सत्ता और भूमिका इतिहास की एक बड़ी परंपरा का प्रतीक लगती है। 10वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच क्रिश्चियन और इस्लामिक शक्तियों में सीरियल संघर्ष हुए थे। इनका मकसद यरूशलेम और आसपास के इलाकों पर कब्जा करना था। क्रिश्चियन के पीछे पोप थे तो मुसलमानों के पीछे खलीफा। इन्हें क्रूसेड या फिर धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। दुनिया बदली, वो आधुनिक हो गई तो तेल और गैस विकास के पहिए बन गए। एक मोटे अनुमान के मुताबिक इस्लामिक देशों के पास तेल गैस का लगभग 55 से 60% हिस्सा है, जबकि क्रिश्चियन देशों के पास यह केवल 30 से 35% रह जाता है। इसके पलट पश्चिमी देशों और अमेरिका की ऊर्जा जरूरतें पूरी दुनिया से ज्यादा है, जो कि मोटे अनुमान के मुताबिक 30 से 32% है। अब समीकरण सीधा है, अगर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है तो फिर तेल गैस पर कंट्रोल चाहिए। यही डिमांड और सप्लाई के बीच आज अयातुल्ला और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं।